बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करियर काउंसलिंग विद अयाज कमरो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है हमने लॉकडाउन में होने वाले नुकसान की वजह से के हवाले से एक सीरीज शुरू की थी कि कैसे उस नुकसान को कवर करना है ताकि हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे और हमारे असातिज़ा जो है इस परेशानी से बाहर निकलें। पहले भी हम इस सीरीज में हमने 2 एक वीडियो की, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। आज जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने अपनी एक शख्सियत को दावत दी है वो सब्जेक्ट इंग्लिश है। मेरे साथ मौजूद हैं मुनासिब अली चौधरी साहब। काफ़ी अरसे से इंग्लिश के सब्जेक्ट में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स जो है इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बतौर डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आज इनसे हमने ये दरख्वास्त करनी है कि हमें बताएं कि ये जो 2.5 महीने का लॉकडाउन में हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, और दूसरा ये कि मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि कैसे उस नुकसान का अजाला किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दया साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे एक नाचीज़ बंदे को अपने जो व्यूज़ हैं और जो अपने आइडियाज़ हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो आज शेयर करने का एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका फराहम किया है। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो स्टूडेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लेना, ख़ास तौर पर एफएससी की इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लेना एक बहुत ट्रिकी और बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स को अपनी हैबिट्स चेंज करने की है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले जो है वो ये करते हैं कि टेक्स्ट जो है उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जिस तरह मैं एफएससी की अगर बात करूं तो एफएससी में सर 4 बुक्स हैं, उनमें से सिर्फ जो बुक 1 है उसमें ट्रांसलेशन आनी होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं सिर्फ बुक 1 को तो दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बाकी 3 बुक्स में चूंकि ट्रांसलेशन नहीं आनी होती, इस वजह से बच्चे जो हैं उसके टेक्स्ट को दिलचस्पी से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग स्किल्स वीक हो जाती हैं, उनका जो ग्रिप है ग्रामर के ऊपर वो वीक रह जाती है, इन द लॉन्ग रन उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी वीक रह जाती हैं। ये चीज़ उनके मार्क्स में कमी का बायस बनती है। तो इस वजह से सबसे पहले तो हमें अपने स्टूडेंट्स के अंदर ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि टेक्स्ट के अंदर वो अपनी दिलचस्पी पैदा करें। उस टेक्स्ट की ट्रांसलेशन चाहे एग्जाम में आनी है या फिर नहीं आनी। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब पिछले जो कई सालों से मैं देख रहा हूँ और अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स मैंने एनालाइज किए हैं पिछले 10-11 साल के, तो उसमें मैंने यही देखा है कि राइटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ख़ासतौर पर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसके लिहाज से। अब राइटिंग 10-11 साल लिखने के बाद जिस तरह एक बच्चे की डेवलप हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसको अब चेंज करना अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो आसान भी नहीं है। तो सर इसकी वजह यह है कि लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, मुनासिब है, समझ भी आती है, प्लेन भी लिखते हैं, लेकिन उनका लिखने का पैटर्न इतना गंदा होता है कि पेपर मार्क करने वाले पर कोई अच्छा इंप्रेशन उसका नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उसकी राइटिंग बड़ी उसके मार्क्स में कमी की बहुत बड़ी वजह बनती है। उसमें सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पैटर्न कि स्टूडेंट्स जो है वो एक चीज़ जब पेपर में स्टार्ट कर रहे हैं लिखना और एंड कर रहे हैं एक लाइन, तो वो जिग जैग वे में स्टार्ट करते हैं। उनका स्टार्ट करने का कोई पैटर्न नहीं होता, एंड करने का कोई पैटर्न नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग अच्छी होने के बावजूद भी उनकी जो आंसर शीट है वो खूबसूरत नजर नहीं आ रही होती, इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मार्क्स में कमी की बाइस बनती है। दूसरी चीज़ ये कि जो लेटर्स का साइज है, जिस तरह हमारे यहाँ अपर केस लेटर्स जो हैं उनका साइज सेम है, लोअर केस लेटर्स हैं उनका साइज सेम है लैंग्वेज में, जिस तरह ए है, एस है, आर है, ओ है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, जी है, इन सब का ये लोअर केस लेटर्स हैं। अब इनका साइज लैंग्वेज में सेम है, लेकिन हमारे बच्चे ये सेम साइज रखने वाले लेटर्स को किसी को छोटा कर देते हैं, किसी को बड़ा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आवर एक बच्चे ने लिखना है, अब ओ यू आर लैंग्वेज में इनका साइज सेम है 3 लेटर्स का, लेकिन बच्चे ओ छोटा लिखेंगे, यू बड़ा लिखेंगे, उसके बाद आर जो है वो उसको फिर छोटा कर देंगे, जिसकी वजह से उनके पेपर में एक सिमेट्री नहीं बन पाती। उस सिमेट्री ना होने की वजह से
उनकी जो आंसर शीट है वो खूबसूरत नहीं बनती, जिसकी वजह से पेपर मार्क करने वाले पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट्स इस पैटर्न को मतलब ठीक करें तो उनका पेपर पर जो है मार्क करने वाले पर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि स्टूडेंट्स जो है स्पेस जो एक वर्ड से दूसरे के दरमियान में देते हैं। मतलब एक वर्ड के बाद वो एक वर्ड लिखा है तो 1 इंच के बाद दूसरा लिखेंगे, तीसरे वर्ड में आधे इंच का फासला रखेंगे, चौथे में 1.5 इंच का रखेंगे, जिसकी वजह से पेपर में किसी जगह पर तो बहुत ज्यादा वर्ड्स नजर आ रहे होते हैं शीट पर, किसी जगह पर शीट खाली खाली सी मतलब नजर आ रही है होती है। अगर बच्चे की राइटिंग अच्छी भी हो तो ये सिमेट्री ना होने की वजह से भी पेपर मार्क करने वाले पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स जो है सर वो कम हो जाते हैं। अब राइटिंग तो बच्चों की आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनको हमें बताना चाहिए कि अपर केस लेटर्स आपने ऐसे लिखने हैं, लोअर केस लेटर्स आपने ऐसे लिखने हैं, वर्ड टू वर्ड स्पेस आपने ऐसे करनी है, जो बॉर्डर है शीट का उससे एक ही मतलब लेवल में आप लाइन स्टार्ट करें और एक ही लेवल पर आप लाइन एंड करें। तो बच्चे की अगर राइटिंग नॉर्मल भी है तो सिमेट्री होने की वजह से, उसमें मुताबिकत होने की वजह से उसकी आंसर शीट जो है बहुत खूबसूरत नजर आएगी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो सर एक तो टेक्स्ट पर मतलब फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि आमतौर पर हमारे बच्चे सिर्फ ट्रांसलेशन पर मतलब करते हैं। दूसरा उनकी राइटिंग मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा जो उनका पेपर पैटर्न जो है वो खूबसूरत मतलब होना चाहिए, और चौथा जो मार्कर का मतलब यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे जब मार्कर के साथ मतलब लिखते हैं तो हेडिंग जो देते हैं उसका साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, और नीचे जो पेन से लिखी हुई चीज होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो जो मार्कर से लिखी हुई चीज है वो बहुत बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रही होती है, उसमें फिट मतलब नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से उनकी आंसर शीट मतलब खूबसूरत नहीं लगती। मैं आपको मिसाल दूंगा कि अगर आपका जो पेन से आप लिख रहे हैं फॉन्ट साइज अगर वो 12 है तो मार्कर से लिखा हुआ जस्ट 14 होना चाहिए, वो 16 नहीं होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें डिफरेंस हो, लेकिन इतना डिफरेंस हो कि वो ऑकवर्ड ना लगे, वो स्टैंड आउट मतलब ना करे। अगर इस चीज को भी मतलब कवर करें तो उनके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे बच्चे जो गलती मतलब करते हैं पेपर लिखते हुए कि मिसाल के तौर पर उन्हें पैराग्राफ मतलब स्टार्ट करना है, इंग्लिश का करना है या उर्दू का मतलब करना है, तो पैराग्राफ की जो पहली लाइन मतलब होती है उसमें एक वर्ड की मतलब जगह छोड़नी होती है। अब इसको कहते हैं आइडेंटेशन, वो भी बहुत जरूरी होती है। अब बच्चे जो है उनको अगर कह दिया जाए कि जगह छोड़ें तो बाद बात आधी लाइन की जगह छोड़ देते हैं, बाद बात पहली लाइन पर लिखते ही एक लफ्ज है, और उनको अगर कह दिया जाए कि जगह पे छोड़िए, कहते हैं सर आपने ये कहा था कि आप जगह छोड़ दें। तो इस वजह से ये एक टेक्निकलिटीज हैं जिनको मतलब वो कवर अप करके अपने मार्क्स जो है उनको मतलब बढ़ा सकते हैं। सही है। तो दूसरी जो चीज है सर, आपका जो बहुत अच्छा सवाल था कि बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये रेज किया है कि हमारे बच्चों का सेशन ये लेट स्टार्ट हुआ है, सिलेबस की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, और अब ड्यूरेशन जो है वो बहुत मतलब कम है, तो जिसकी वजह से अब हमें जो है चीजों को मैनेज एक डिफरेंट तरीके से करना होगा, क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा है। अब टीचर्स के लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूट्स के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है, और बच्चों के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है। इस वजह से अब हमें चीजों को साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। जिस तरह सर मेरा जो है वो इंग्लिश का एक्सपीरियंस है, आपका भी माशाल्लाह एक्सपीरियंस मुझसे भी ज्यादा है इस फील्ड में, तो मेरा जहां तक तजर्बा है वो पहले हम ऐसे करते थे, जिस तरह मैं अब आपको फर्स्ट ईयर की एग्जांपल दूं कि उसमें 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, बाकी लेटर्स हैं, स्टोरीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रामर है। तो पहले तो सर हम ऐसे करते थे कि एक दफा बुक 1 खत्म की है तो उसके बाद मतलब हम बुक 2 खत्म करते थे, फिर लेटर्स शुरू करते थे, फिर स्टोरीज शुरू करते थे, फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स शुरू करते थे, फिर ग्रामर शुरू करते थे। टाइम इतना होता था कि इजीली मतलब सारी चीजें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अब मेरा जो मशवरा है, मतलब स्टूडेंट्स को भी ये मेरा मशवरा है, टीचर्स को भी मेरा ये मशवरा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो लोग रन कर रहे हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि अब चीज़ों को आप साथ साथ लेकर चलना है, कि मतलब आपने टेक्स्ट बुक को भी साथ लेकर चलना है, उसके साथ कोई और चीज़ शुरू कर दें, स्टोरीज को शुरू कर दें, ठीक है, फिर उसके साथ पेयर्स ऑफ वर्ड्स को मतलब स्टार्ट कर दें, फिर बुक 2, 3 मतलब शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ लेटर्स और एप्लीकेशन को मतलब स्टार्ट कर दें, ताकि मतलब जनवरी में आकर या फेब में आकर आपकी दोनों टेक्स्ट बुक्स भी खत्म हो जाएं
और आपके बच्चों का जो लेटर्स, स्टोरीज, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो भी सारा खत्म हो जाए। तो उसके बाद बच्चे जो है वो एक दो दफ़ा मतलब उसको रिवाइज कर लेंगे और उनकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे इस कम अरसे में, मतलब चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ। इसी तरह सर जो है वो सेकंड ईयर की मतलब जो है मतलब पोर्शन, उसमें भी 2 बुक्स हैं। मिस्टर चिप्स है, बड़ा लेंथी है, 18 चैप्टर्स है सर उसके। बुक 2 है, उसके मतलब 15 चैप्टर्स हैं, वो भी बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जो चीज़ें उसमें ऐसे है, ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं। सर इतना सिलेबस है कि आप एक जो पूरी वो बुक है की बुक, बच्चे को उठाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब पहले तो हम ऐसे करते थे कि बच्चे को स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा रहे हैं, बुक 2 पढ़ा रहे हैं, वो खत्म हो रही है तो मिस्टर चिप्स शुरू कर रहे हैं, फिर हम कभी इडियम्स करा देते थे, कभी प्रेपोजिशंस करा देते, कभी पैराग्राफ्स करा देते, कभी ऐसे करा देते। तो खैर वक्त इतना होता था कि बच्चे दिसंबर तक जाके मतलब सारी चीजें खत्म कर लेते थे। लेकिन अभी सर हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से, और क्लास भी एक वीक में 3 दिन होती है। हाँ जी, ऑल्टरनेट डेज मतलब हो रही है, तो जिसकी वजह से अब तो सिलेबस मतलब खत्म करना और भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जितनी परेशानी मेरे ख्याल में बच्चों को नहीं है जितनी परेशानी अब टीचर्स को बनी हुई है। तो उस लिहाज से भी सर मेरा ये मशवरा था कि इसमें बहुत सारी चीजें अब ऐसी हैं जिनको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, जिनको आप जस्ट उनके जिम्मे लगा के असाइन करके मतलब करा सकते हैं। जिस तरह ईडियम्स हैं, अब सेकंड ईयर का बच्चा इस लेवल पर आ जाता है कि उसके लिए ईडियम को खुद पढ़ना कोई इशू नहीं है, उसके लिए जो है वो प्रेपोजिशन को मतलब पढ़ना कोई मतलब इशू नहीं है, वो खुद से मतलब पढ़ सकता है। इसी तरह पैराग्राफ्स हैं मतलब ट्रांसलेशन के, उनको भी पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, वो खुद से मतलब पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एसेज भी इतनी आसान लैंग्वेज में मतलब लिखे हुए हैं, इतनी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं कि हमारा एक सेकंड ईयर का बच्चे की कम से कम रीडिंग इतनी अच्छी होती है कि वो खुद ब खुद वो कर लेता है, और मेरे ख्याल में उसको करने देना भी चाहिए, मतलब उसकी, ताकि उसकी अपनी भी रीडिंग हैबिट्स में हमें कुछ न कुछ डेवलप हो अपने आप कॉन्फिडेंस। जी सर, ऐसे ही है कि हम मतलब हर चीज का उंगली पकड़ कर चलाएं तो स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा इसी उनकी हैबिट बन जाती है, और आगे जब वो हायर एजुकेशन के लिए बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो उनकी जो कि यही आदत बनी हुई है कि ये लाइन लिखी हुई है तो सारी पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी उनकी हैबिट डेवलप करें तो कुछ ना कुछ खुद भी रीड कर लेते हैं। अब मेरा मशवरा सर यही है कि टाइम बहुत कम है, एक तो जो है वो मतलब आप बुक 2 मिसाल के तौर पर स्टार्ट करें सेकंड ईयर की, तो उसके साथ साथ बच्चों के जिम्मे डेली की एक एक्सरसाइज प्रेपोजिशन की, डेली का एक पैराग्राफ और डेली के 10 इडियम्स जो हैं ये उनके जिम्मे लगा दें। इस तरह वो वीक में 5 एक्सरसाइजेस पैराग्राफ की तकरीबन कर लेंगे, 5 एक्सरसाइजेस जो है प्रेपोजिशंस की कर लेंगे, तकरीबन 50 एक वीक में इडियम्स कर लेंगे। तो जिस एक फ्लो के साथ उनका काम चलता रहेगा। बाकी टेक्स्ट है थोड़ा सा मुश्किल है, वो जो कि बच्चे खुद नहीं पढ़ सकते, वो टीचर्स को खुद ही मतलब पढ़ाना चाहिए, उसको एक्सप्लेन मतलब करना चाहिए। तो अगर इस तरीके के साथ चले तो मेरे ख्याल में तमाम टीचर्स जो है तकरीबन जनवरी तक अपना सिलेबस मतलब खत्म कर लेंगे, और उसके बाद बच्चों के पास 4 महीने होंगे, उसमें एक दो दफा वो रिवाइज भी कर लेंगे और कम अरसा होने के बावजूद वो बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा सर, एक सेकंड ईयर में एक सवाल है करेक्शन का। जी सर। उसमें काफी सारे मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई ऐसी हमें बड़ी ठंडी मीठी सी एडवाइस दे दें या टिप्स दे दें जिससे हमारे बच्चे आसानी से उस सवाल को हैंडल कर जाएं, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर का है, वो 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। जी सर, या सर बहुत शुक्रिया, और ये तो आपने मेरे दिल की बात की है क्योंकि इसमें ये 5 नंबर तो अहम है ही हैं, लेकिन हमारा बाकी जो पेपर है मतलब 80 मार्क्स का, उसमें भी यही गलतियां होती हैं, बिल्कुल उसमें भी यही गलतियां होती हैं, और इवन के फर्स्ट ईयर में भी यही गलतियां होती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये सेकंड ईयर में की बजाय फर्स्ट ईयर में होना चाहिए और स्टार्ट में होना चाहिए था, ताकि बच्चे जो हैं जो उनकी मतलब सब्जेक्टिव पेपर में गलतियां होती हैं वो यही वाली होती हैं, जिसकी वजह से मतलब जो है वो उनको मतलब मार्क्स की सारी रिडक्शन की बाइस बनती है। क्योंकि ये देखें ना कि इंग्लिश में कोई न्यूमेरिकल तो होते नहीं, इंग्लिश में गलती होनी है, वर्ब की होनी है, प्रेपोजिशन की होनी है, आर्टिकल की मतलब होनी है, स्पेलिंग्स की होनी है, इस तरह की, और कंजंक्शन की होनी है, पंक्चुएशन की मतलब होनी है। और हम जो करेक्शन में जो चीजें पढ़ाते हैं वो भी यही है, बिल्कुल यही है। अगर हम शुरू से ही पढ़ाएं तो मेरे ख्याल में अब बच्चों को इन पेपर्स में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात।
दूसरा, जैसा कि आपने अभी मतलब बताया है कि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बड़ी अहम बात सर। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, ये चीज एंट्री टेस्ट में भी आती है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट में भी आती है और एमबीबीएस के एंट्री टेस्ट में मतलब आती है। और वहां पर एक एमसीक्यूज जो है वो 5 मार्क्स का होता है, अगर सही हो तो, और गलत हो तो 6 मार्क्स का मतलब होता है। तो वहां पर इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए मतलब जो है वो मतलब क्योंकि 5 मार्क्स हैं, बहुत सारे टीचर्स मतलब ऐसे भी करते हैं कि जो प्रीवियस 5 इयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनको मतलब उठाकर वो बच्चों को मतलब बता देते हैं। और इंग्लिश की जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि इसका मसला ये है कि चाहे आप टेक्स्ट पढ़ा रहे हो, प्रेपोजिशंस पढ़ा रहे हो, इडियम्स पढ़ा रहे हो, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पढ़ा रहे हो, करेक्शन पढ़ा रहे हो, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो फौरन बच्चे को समझ आ जाती है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं जो बच्चे के समझ में ना आने वाली हो, मतलब इजी चीजें हैं। तो एक दिन आपने पढ़ाया, मेरे ख्याल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ कि किसी बच्चे ने ये कहा हो कि सर इसकी समझ मुझे नहीं आई। लेकिन जब हम उसको असेस करते हैं, हम उसका टेस्ट लेते हैं, तो बहुत सारी गलतियां बच्चों ने की होती हैं, सिवाय 4-5 बच्चों के बाकी तमाम बच्चों ने काफी सारी मतलब मिस्टेक्स मतलब की होती हैं। वजह ये है सर कि ये जो चीज फिर मैंने सीखी है कि हम देखें ना कि एक दफा करेक्ट यूज ऑफ वर्ब मतलब हमने उठाया, उसको हमने टेंसेस पढ़ा दिए, उसके रूल्स मतलब पढ़ा दिए, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं, बच्चे भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई खास बुक तो है नहीं कि जिसको मतलब वो रीड आउट करते रहे। दूसरा, रीडिंग से मतलब आती भी नहीं ये चीज। तो सर इसके लिए सबसे जो पहली चीज जिसकी वजह से मैं टेक्स्ट को मतलब इंपॉर्टेंस देता हूँ कि बच्चों को टेक्स्ट रीडिंग की तरफ लेकर आए। अब हमें ना मतलब कि जो बुक 2 है, फर्स्ट ईयर की बुक 3 है, मिस्टर चिप्स है, ये तीनों मतलब बुक्स हम पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स तकरीबन पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे उसको दिलचस्पी से ना ही सुन रहे होते हैं, ना उनकी कोई तवज्जो होती है, चंद बच्चों के मतलब अलावा। ये सबसे बुरी बात है। अब अगर बच्चे मतलब इन 3 बुक्स को अच्छे तरीके से रीड कर लें सर, और जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बच्चे को बताना चाहिए कि जी इंग्लिश में आपकी सिर्फ यही मिस्टेक्स होती हैं, वर्ब की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, प्रेपोजिशन की होती है, कंजंक्शन और आर्टिकल की, ये 4 गलतियां बच्चे करते हैं। तो आप मतलब के बच्चों को जब पढ़ा रहे थे चारों बुक्स में, आप उनको कहा करें कि जब पढ़ाते हैं तो आप उनको फोकस कराएं उनका, ये यहाँ पर ये एक अनयूजुअल वर्ब यूज हुआ है, ये यूजुअल वर्ब यूज हुआ है, ये आर्टिकल यूज हुआ है, ये प्रेपोजिशन, ताकि वो पढ़ते हुए टेक्स्ट के ऊपर फोकस करें। और मेरा यकीन है सर कि 4 बुक्स पर अगर कोई बच्चा फोकस कर लेगा तो उसकी ये वाली गलतियां खत्म तो नहीं होती, हम क्योंकि एक सेकंड लैंग्वेज है सर, तो इसमें मैं नहीं, अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे एक सेकंड लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल है तो गलत है। अब जिस तरह आप हैं, आपको काफी अरसा हो गया माशाल्लाह, बहुत ज्यादा आपकी रीडिंग है, बहुत ज्यादा स्टडी है, मैंने भी मतलब 3 MA की हैं, एक MPhil मतलब इसमें किया है, 10-11 साल मतलब पढ़ाते हो, मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं इंग्लिश का कोई माहिर बंदा हूँ, ना मुझे मतलब उस पर कोई अबूर हासिल है। तो ये तो कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, ये असल में लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के ऊपर आप कभी भी ग्रिप मतलब हासिल नहीं कर सकते, जो मेरा मतलब है जब तक वो आपके माशरे में बोली ना जाए। हाँ, ये है कि आप अपनी जो एकेडमिक लाइफ है उसमें कामयाब हो सकते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स करके। तो इसलिए सर उसके लिए 4 बुक्स बच्चों को, उसमें ये चीजें उनको फाइंड आउट करने के लिए दी जाए कि आर्टिकल्स क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, एडवर्ब्स क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, नाउन्स क्या है, तो उनके ज्यादातर तो मसले यहाँ पर हल हो जाते हैं। फिर मेरा ये तरीका है सर कि मैं अब बच्चे को रूल नहीं पढ़ाता, पहले 3-4 साल पढ़ाए, एक तो बोरियत बहुत होती है, सीधी सी बात है कि इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाना सबसे बोरियत वाला काम सही है। तो एक तो इस वजह से मैंने भी पहले जी ये टेंस है, इसमें ता है, ती है यूज होता है, SES, अब मुझे लगता था कि वो सारी स्टूपिडिटीज है। सही है। इतना सब गुजारने के बाद मतलब ये नतीजा निकाला। अब उसमें मैंने एक्सरसाइजेस खुद डेवलप मतलब की हुई है कि मतलब वो मैंने सारी एक्सरसाइजेस में ना तमाम जितनी भी ग्रामर की बुक्स थी उनमें जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस थे वो सारे कलेक्ट किए। अब मैंने एक शीट उनकी लेता हूँ, उसकी जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फोटो कॉपी करा के सारे बच्चों में सर्कुलेट कर देता हूँ। खुद मैं मतलब जो है वो डेस्क जो है उस पर मतलब खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं एक सेंटेंस मतलब बोलता जाता हूँ, वो सेंटेंस गलत होता है, बच्चों को कहता हूँ कि करेक्ट करें, वो नहीं कर सकते। फिर मैं उसको करेक्ट कराता हूँ, करेक्ट कराने के बाद फिर उसका रूल बताता हूँ।
अब इस तरह मिसाल के तौर पर आज मैंने 20 रूल्स मतलब पढ़ा दिए हैं, मुझे पता है कि बच्चों को कल इनमें से एक भी याद नहीं होगा, सही ये है। हकीकत है। उस वक्त तो सारी उनको समझ आ गई, लेकिन 2 दिन के बाद उनको कुछ भी याद नहीं होता। फिर ऐसा है कि दूसरे दिन मैं शीट लेकर आया हूँ, इसमें 10 रूल्स मतलब न्यू होंगे और उसमें से 4-5 पिछले दिन वाले रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो रहे होंगे। फिर अगले दिन लेकर आए, एंड तक जब मैं सर जाता हूँ तो उसमें पहले वाले जो होते हैं वो रिवाइज हो रहे होते हैं। मतलब जब मैं पूरी ग्रामर मतलब पढ़ा लेता हूँ तो उसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं वो कम से कम 15-20 मतलब रिवाइज हो चुके होते हैं, सही है। जिसकी वजह से अगर बच्चे थोड़ी थोड़ी भी कंसंट्रेशन करते रहे तो उनको वो चीजें फिंगर टिप्स पर याद हो जाती ये हैं। टीच एंड रीइंफोर्स वाले यस सर, वो रीइंफोर्स वाली, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए ना मैं सर जो टेक्निक इस्तेमाल जी। करता हूँ ना, मैं जब हम टेक्स्ट पढ़ा रहे होते हैं हाँ जी बिल्कुल, उसी में ही आप ना बताते देखें जी, जी। यहाँ पे फ्लाई वर्ब इसने यूज किया जी, बिल्कुल ऐसे है, ही। और इसमें देखें ये वाला जो है फ्रेजल वर्ब यूज हाँ हो जी, रहा बिल्कुल ऐसे है, ही। इसमें पंक्चुएशन ये यूज हो रही है, बिल्कुल। तो इसमें साथ साथ ये कवर होता जा रहा है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। आपकी जो टेक्निक है सर वो काफी अच्छी है। तो इस वजह से, क्योंकि सर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें करना होता है एंटी टेस्ट, बिल्कुल ऐसे है। तो एंटी टेस्ट में इसकी जो मतलब है वो तकरीबन 10 एमसीक्यूज मतलब आते हैं, और 10 एमसीक्यूज का मतलब होता है 50 50 मार्क्स, marks। तो वो बहुत ज्यादा उनका वेटेज है, जिसकी वजह से हमें फोकस ये करना पड़ता है। अब आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ग्रामर जो है वो 5 दिन पढ़ाई जाती है, 10 दिन पढ़ाई जाती है, और यकीन करें मैं 2 महीने पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस जो है ये रेगुलर सिलेबस ये दिसंबर में खत्म हो जाता है, और बाकी 2 महीने हम वही मतलब पढ़ाते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझे कि एक दफा मैंने रूल पढ़ लिया है और उसके बाद वो मुझे हमेशा याद होगा, तो ऐसा नहीं होगा। सही। एक चीज जब आप बार बार मतलब उसको फेस करोगे, जिस तरह आपने बताया ना कि बुक्स में जब आप पढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सबसे सही वे यही है। अगर हम, क्योंकि हमारे जो है ना एक बहुत गलत कंसेप्ट मतलब जो है कि बना हुआ है कि लोग अक्सर सराइकी में कहते हैं कि साईं जी को टेंस आ गया, समझो उनको अंग्रेजी आ गई। सही है। ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप जस्ट उनको टेक्स्ट रीडिंग कराएं और उसमें इन चीजों को खुद भी फोकस करें और बच्चों को भी कहें कि वो ऑब्जर्व करें। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये 4 बुक्स, इवन के मैट्रिक में भी 2 बुक्स हैं, आगे एफएससी में ये 6 बुक्स जब बच्चे एक कीन ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ लेते हैं तो मेरे, और टीचर भी अगर उनको साथ साथ बताता जाए हर चीज जो अनयूजुअल होती है, जिस तरह आपने कहा ना फ्रेजल वर्ब आप बताते हैं, बड़ी खुशी है मुझे, ये एक सही वे है। जिस तरह आप कहते हैं कि आपने आर्टिकल बताते हैं, आप रेगुलर वर्ब्स बताते हैं, इरेगुलर वर्ब्स बताते हैं, तो ये एक असल तो मकसद यही है। बिल्कुल सर, अरिस्टोटल ने यही कहा था कि जो अच्छा रीडर होता है वही अच्छा राइटर होता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन आपने हमें गाइडलाइन बहुत अच्छी दी, अच्छी गाइडेंस दी आपने। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बड़ी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।